हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपके साथ ला रहे हैं। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक आपके पास नेशनल इनकम, उस पर आपके पास एमसीक्यूज इस क्लास में करेंगे। जो साथी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के, ये बेसिकली आपके पास एक क्विज टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि एक सीरीज जो है ये आपके पास रिविजन बेसिस सीरीज होने वाली है। तो विद इन टाइम आप जो है आंसर देते जाइए। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं सर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इसे रिलीज कौन करता है? देखिए, दो तरह के इंडेक्स आप पढ़ते हैं जनरली, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन देता है? ऑप्शंस: मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, या आपका मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? आप दूसरे व्हाट्सएप पढ़ा है, नन अदर देन, ठीक है जी, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रैपिड इंटीग्रेशन आपने बताना है बिटवीन कंट्रीज इज नोन एज। ठीक है जी, रैपिड इंटीग्रेशन अलग अलग कंट्रीज के बीच में उसे क्या कहेंगे? क्या ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, क्या लिबरलाइजेशन कहेंगे, क्या उसे मॉडर्नाइजेशन कहेंगे, या उसे प्राइवेटाइजेशन कहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? बिल्कुल जी, सब दो सही आंसर देंगे। ग्लोबलाइजेशन जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 आपने बताना है कि विच लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट इंक्रीजेस द डिमांड फॉर द सेम प्रोडक्ट विल फॉल। आपने बताना है कि कौन सा ऐसा लॉ है जो आपको बताता है जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है उसकी डिमांड जो है कम हो जाती है। ऑप्शंस आपके पास दिए जा रहे हैं: लॉ ऑफ कंपटीशन, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट्स, या लॉ ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? सब दो सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये आपको बताता है कि जब जब आपके पास किसी चीज़ की प्राइस जो है बढ़ जाएगी, बाकी चीज़ों को अगर आप कॉन्स्टेंट मानते हैं, तो उसकी जो डिमांड है, जब जब प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क पैटर्न इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए नीचे 4 ऑप्शन में दिए गए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप इंक्लूड नहीं करेंगे? चलिए सब बताइए। क्या आप सेलिंग जो हो रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे? क्या आपके पास जो वर्किंग आ रही है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्या आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे? हाउस होल्ड वर्क फॉर वुमेन बाय वुमेन इंक्लूड नहीं करेंगे? या आपके पास वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आप इंक्लूड नहीं करेंगे? देखिए सर, जो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये तो इंक्लूड होती है सर। आप नेशनल इनकम की बात करेंगे तो उसमें आपके पास आप देखते हैं नेशनल इनकम में आपके पास गुड्स हो जाए, सर्विस हो जाए, जो भी आपके पास सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। तो आपके पास वर्किंग एजुकेशन इशू ये भी इंक्लूड हो गया, ऑप्शन नंबर 4 भी इंक्लूड है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो है जिसमें बात हो रही है हाउस होल्ड वर्क बाय वुमेन, वो इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ठीक है जी, यही वजह है सर, आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में यही बेसिक अंतर आ जाता है चीज़ों को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैश रिजर्व रेशियो CRR के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईच बैंक। आपने बताना है कि CRR जो है कैश रिजर्व रेशियो, आपको पता है कि हर एक बैंक को ये लाजमी बात बनती है कि हर एक बैंक जो है कुछ हिस्सा अपना जो है वो आपके पास RBI के पास सेव रखती है। ठीक है जी, जैसे आज अगर देखेंगे तो 4.5% का CRR आप आज देखने को मिल रहा है। तो आपको बताना है कि CRR जो है इस कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईच बैंक क्या सेविंग ऑफ द कस्टमर्स, क्या रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या आपके पास वो क्रेडिट ग्रोथ आता है, या आपके पास नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम CRR की बात करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ ईच बैंक नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर है। सीख रहे हैं तो साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज गिनी कोएफिशिएंट यूजर पाथ। आपने बताना है कि गिनी कोएफिशिएंट जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? चलिए, टू मेजर द इनकम इक्वलिटी को मेजर करने के लिए, टू मेजर द इनकम इनइक्वलिटी, टू मेजर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, टू मेजर प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपने बताना है कि गिनी कोएफिशिएंट किसके लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली सर, इस कोएफिशिएंट को हम बनाने के लिए लोरेंट्स जो आपके पास लोरेंट्स कर्व है, इसका हम उपयोग करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। और इसकी वैल्यू अगर आप देखेंगे 0 से लेकर A के बीच में इसकी वैल्यू जो है लाई करती है। अगर कहीं पर आपके पास 0 हो जाएगा तो आप मानेंगे सर परफेक्टली इक्वलिटी आ रही है, और 1 आ जाएगा परफेक्टली इनइक्वलिटी आ रही है। इंडिया के लिए लगभग सर 0.35 की वैल्यू जो है आज आप मान सकते हैं 2020 से ये चलती आ रही है। तो आप इसका आंसर क्या लेंगे? इट इज यूज्ड टू मेजर द इनकम इनइक्वलिटी। तो मेजर इन इक्वलिटी को मेजर करने के लिए हम जो है गिनी कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में आता है कि गिनी कोएफिशिएंट को बनाने के लिए किस तरह का कर्व आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो है लोरेंट्स कर्व कर इस पर जो है निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि रिसेशन कैन बी डिफाइंड एज। रिसेशन क्या है? ये सर बेसिकली आपके पास रिवीजन सीरीज हो रही है, इसी तरह से जो है आप आंसर साथ साथ देते जाइए कि रिसेशन जो आपने बताना कि रिसेशन क्या है। क्या डिक्लाइन आ रहा है, कमी आ रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में? क्या इंक्रीज आ रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में? क्या कांस्टेंट सिचुएशन आ रही है किसमें, इकोनॉमी में, या नॉन ऑफ दीज? तो रिसेशन का मतलब ही ऐसा गिरावट आनी। तो आप ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ले सकते हैं। ठीक है जी,
एट द एंड ऑफ क्लास आप जो है अपना स्कोर जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफिशियली इंडिया जीडीपी और नेशनल इनकम, कैपिटल एन और आई से आप नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं। ऑल्सो नोन एज एनएनपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है जी। आपने बताना कि नेशनल आपके पास जो इनकम आ रही है जिसे आप नेट नेशनल प्रोडक्ट मानेंगे, कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर कैलकुलेट करते हैं एनएनपी को, ठीक है जी। क्या मार्केट कॉस्ट पर करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पर करते हैं, डब्ल्यूटीओ पर करते हैं या फिक्स्ड कॉस्ट पर करते हैं। बड़े बेहतरीन तरीके से चीज़ें हमने आपको समझाई हैं, जिस दोस्तों को याद होंगी। हमने आपको पढ़ाया था सर जो भी चीज़ें आपके पास देश के अंदर प्रोड्यूस होंगी, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए, उन्हें आप जीडीपी इंक्लूड करेंगे। जब आप जो बाहर से आपके पास आ रहा है इंक्लूड हो रहा है, और यहाँ से जो बाहर जा रहा है उसको आप माइनस कर देंगे, तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे सर, आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर पहुँच जाएंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आप जब डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे सर, आप जो है नेट नेशनल प्रोडक्ट पर पहुँच जाएंगे। ये सारी वैल्यू जो है आप कहाँ पर निकालते हैं सर, मार्केट प्राइस पर निकालते हैं। अब आपको नेशनल इनकम अगर निकालनी होगी तो वो नेशनल इनकम जो है हमेशा आपके पास फैक्टर कॉस्ट पर निकलती है। तो नेशनल इनकम अगर आपको पास निकालनी है वो, या ऐसा कहें कि नेट नेशनल प्रोडक्ट आपके पास जो फैक्टर कॉस्ट पर है वो किसके बराबर निकलेगा, वो आपके पास निकलेगा मेरे दोस्त नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सेम इज नोन एज नेशनल इनकम। और ये किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, ये आपके पास होता है जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आपने निकाला है मार्केट प्राइस पर, इसमें आप जो है माइनस कर दीजिए जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहे हैं। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है सर, ये तो आपके पास एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए और इसमें ऐड कर देंगे बेसिक डेफिनेशन। अगर आपसे पूछेंगे हम नेशनल इनकम की क्या है, आप बोलेंगे सर नेशनल इनकम इज व्हाट वी कॉल नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है जी। और इन अदर वर्ड्स वी कैन गेट इट फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस। कैसे सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऐड कर देंगे सब्सिडीज, तो हम जो है नेशनल इनकम पर पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑफिशियली इंडिया के जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है वो आप लेते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है जी। बात हो रही है मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 में कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बोलिए जी। डोमेस्टिक आउटपुट इसमें इंक्लूड होते हैं, फॉरेन आउटपुट इंक्लूड होते हैं, बोथ डोमेस्टिक और फॉरेन आउटपुट इंक्लूड होते हैं या नन ऑफ दीज। अभी भी आपने हम पढ़ लिया हमारे साथ कि जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे जीडीपी में जो चीज़ें आ रही हैं इसमें इंक्लूड करेंगे वो चीज़ें जो आपके पास फॉरेन में भी आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो इसका बिल्कुल सही बनता हुआ नजर आ रहा है आपके पास। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का, डिवैल्यूएशन इज मेजॉरिटी डन बाय। आपको पता है सर डिवैल्यूएशन किया जाता है, कभी कभी बहुत आपने देखा होगा रुपीज़ को भी डिवैल्यूएट किया जाता है बहुत बार। तो क्यों किया जाता है, इसका मेन मकसद क्या है, किस लिए किया जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए जा रहे हैं। एनकरेज करते हैं एक्सपोर्ट को, क्या आपके पास एनकरेज करते हैं इंपोर्ट को, क्या डिस्करेज करते हैं इंपोर्ट को, क्या ये एनकरेज करता है बहुत एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को। मेन वजह आपने बतानी है, मेन मकसद क्या है आपके पास डिवैल्यूएशन के लिए। तो मेन मकसद अगर आप देखेंगे, मेन हमारा जो मकसद होता है किसी काम को करने का वो ये है कि हम एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो वजह यही होगी, तो हम ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप ले लेंगे, क्योंकि बाहर के मार्केट में हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जो हमारी चीज़ों की डिमांड है हम बाहर ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं। मकसद यही है कि आप एनकरेज कर सकें एक्सपोर्ट को, इसी वजह से आपके पास डिवैल्यूएशन ऑफ किए जाती है, ठीक है जी। क्वेश्चन 11, द बेसिक ऑफ डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, ठीक है जी। पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करने के लिए बेसिक क्या है इंडिया में, इनकम डेटा है, सेविंग डेटा है, कंजप्शन डेटा है या आपके पास इन्वेस्टमेंट डेटा है। तो आप जो है इसको सीधा याद रख सकते हैं कंजप्शन डेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया कम्स फ्रॉम। जो मेन हिस्सा है, ज़्यादा हिस्सा आपके पास जीडीपी का इंडिया का, वो कहाँ से आता है। क्या वो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से आता है, मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन या इलेक्ट्रिसिटी और गैस से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है, डिफेंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आता है। मेन बताना है आपने। चलिए सर देखेंगे कौन बताएगा, और ये बता दिए क्योंकि हम आपको आंसर दे रहे हैं कि सर्विस सेक्टर से जो है मेन हिस्सा आ रहा है। कितना परसेंटेज आ रहा है, कोई दोस्त बताना चाहे तो बता सकता है। चलिए जी, क्वेश्चन 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज, ठीक है। ये आपने बताना कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है। क्या वो आपके पास सेल्स टैक्स है, क्या एक्साइज ड्यूटी है, इनकम टैक्स है या आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स है। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनिए कि मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर आप देखेंगे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या है सर, आपको पता होना चाहिए वो क्या है सर, नन अदर देन सर वो आपके पास सेल्स टैक्स ही है। क्वेश्चन नंबर 14 आज की क्लास का, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी जो है एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जब उसे क्या कहेंगे आप, देखिए सर क्वेश्चन पिछली बार क्या था, और याद रखिए सर मेरे दोस्त ये जितने भी क्वेश्चन आपके साथ हम आज की क्लास में ला रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। हमने सर एसएससी के बहुत सारे पेपर्स आपके साथ आपके लिए डिटोले हैं, चाहे वो सीजीएल के पेपर हो जाएं, बाकी पेपर हो जाएं, एसएससी के, एनटीपीसी के जो 2022 में पेपर हुए हैं, 2020 में पेपर हुए हैं, जो पुराने पेपर हुए हैं वो सारे डिटोले हैं आपके लिए। जेके एसएसबी में जो अलग अलग पेपर्स हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन लिए हुए हैं, और यकीन मानिए सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपके पास पूरा का पूरा जो है रिवाइज कराएंगे टॉपिक। आप बताइए सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या कहेंगे? सर अभी तो आपने हमें पढ़ा दिया कि सर उसे हम जो है नेशनल इनकम कहते हैं। इट इज इक्वल टू नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर, ये बात है। रिजर्व रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है कि रिजर्व रेशियो कैन आल्सो बी कॉल्ड एज, रिजर्व रेशियो को क्या कहेंगे? रिजर्व रेशियो सर सिंपल CRR, अभी आपने हमारे साथ पढ़ लिया कि कैश रिजर्व रेशियो है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल नजर आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन 16, विच ऑफ फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम? बोलिए सर इनमें से कौन सा एक ऐसा मेथड है जो आप इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ताकि कैलकुलेट किया जा सके नेशनल इनकम? 3 मेजर मेथड हम पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा। चलिए सर बताइए इनमें से कौन सा मेथड इंक्लूड करेंगे? वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड आपके पास बोला जा रहा है एक्सपेंडिचर मेथड, थर्ड आपके पास बोला जा रहा है इनकम मेथड। कौन कौन सा मेथड जो है आप इस्तेमाल करेंगे, बोलिए जी। तो आपको पता है सर 3 मेजर मेथड आप इस्तेमाल करते हैं। कोई भी मेथड आप इस्तेमाल करें, नेशनल इनकम की वैल्यू जो है आपके पास GDP की वैल्यू जो है सेम रहने वाली है। लेकिन 3 मेजर मेथड कौन कौन से हैं? क्या आपके पास वैल्यू एडेड मेथड इस्तेमाल करते हैं? सर बिल्कुल हम करते हैं। प्रोडक्शन मेथड में हम करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड आप करते हैं, जिसे आप कंजप्शन मेथड भी कहते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। इनकम मेथड करते हैं, सर बिल्कुल ये करते हैं। तीनों मेथड आप ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज नेशनल इनकम? नीचे दिए गए ऑप्शन में से नेशनल इनकम आप किसे कहेंगे? NNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट मार्केट प्राइस, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, GNP एट फैक्टर कॉस्ट। अभी भी आपने पढ़ लिया, ये अलग एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिया गया था, NTPC में क्वेश्चन आया था, NNP एट फैक्टर कॉस्ट आप आंसर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के ऊपर पूछा जा रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ? बोलिए जी कि जो आपके पास डिफरेंस आ रहा है नेशनल और डोमेस्टिक इनकम में, वो किसका फर्क है? क्या वो आपके पास नेट इंटरेक्ट टैक्सेस का फर्क आ रहा है आपके पास? क्या वो आपके पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है? क्या डिप्रिसिएशन का फर्क आ रहा है, या बोथ ए एंड बी? देखिए आपने पढ़ लिया हमारे साथ GDP क्या है सर, जितने भी आपके पास गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी देश के अंदर विद इन बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन, वो GDP इंक्लूड करेंगे। जब आप बाहर का फैक्टर इनकम अब्रॉड के इंक्लूड करेंगे, जो बाहर से आए उसको इंक्लूड करेंगे, जो यहाँ से बाहर गए उसको माइनस करेंगे, तो आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? नेशनल प्रोडक्ट पर, NP पर पहुँच जाएंगे, GNP पर पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि GNP और GDP में फर्क किसका है सर? यही जो फर्क आ रहा है वो आपका नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड आ रहा है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इट्स ऑफन कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू एडेड? ठीक है जी, वैल्यू एडेड मेथड से आप इस्तेमाल करते हैं GDP को। वैल्यू एडेड भी करते हैं, इनकम भी करते हैं, एक्सपेंडिचर से भी करते हैं। वैल्यू एडेड में वैल्यू एडेड का मतलब क्या है सर? डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट एंड ग्रॉस आउटपुट, डिफरेंस इन द मार्केट प्राइस एंड सब्सिडाइज्ड प्राइस। डिफरेंस आपने बताना है क्या है, आपके पास एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस में आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन द अर्निंग एंड टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट। बोलिए जी। कुछ हमारे दोस्त हैं सर, उन्होंने बोला था सर टॉपिक वाइज MCQs कराइए इकोनॉमिक्स के, तो उनके हुक्म को सर आंखों पर रखते हैं और ये करा रहे हैं आपके पास। अब आप दोस्त देखेंगे किस तरह का रेस्पॉन्स आपका रहेगा, तो बाकी टॉपिक जो हैं इसी तरह से बने रहेंगे। डिपेंड करेगा आप दोस्तों का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। तो ठीक है जी, अब बोलिए सर GDP में जो आपके पास वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? सिंपल वैल्यू एडेड क्या है सर? ये आपका डिफरेंस आ रहा है जो आप इंटरमीडिएट ले रहे हैं, रॉ मटेरियल ले रहे हैं, और आपके पास जो ग्रॉस आउटपुट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर ले लेंगे। चलिए जी, चलिए जी। इन इंडिया MS स्वामीनाथन इज नोन एज ए फादर ऑफ। MS स्वामीनाथन फादर ऑफ किसे कहते हैं? उसे उन्हें जो है फादर ऑफ क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन। चलिए सर हम आपको कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में आप दो जो हैं जो भी साथी देखेंगे इन सब के व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है, ये कब हुआ था, येलो रेवोल्यूशन के फादर और ये कब हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन की डेट आपने बतानी है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए तो जो है आपके पास स्वामीनाथन ही आ रहे हैं, इसकी डेट आप लिख के दे देंगे कमेंट सेक्शन में। बोलना है आपने कि इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय। एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में किसके हिसाब से कैलकुलेट की जाती है? आउटपुट मेथड से, आपके पास इनकम मेथड से, आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड आ रहा है, या आपके पास कमोडिटी फ्लो मेथड आ रहा है? तो किसके हिसाब से आप करेंगे सर? बिल्कुल हम करते हैं उसे आउटपुट मेथड से। GDP हो गया तो इंडायरेक्ट टैक्सेस आप माइनस करेंगे, सब्सिडीज आप इंक्लूड करेंगे, वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो आउटपुट मेथड जो है आप इसका ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में कि विच टर्म इन इकोनॉमिक्स इज ए ब्रॉड मेजरमेंट ऑफ ए नेशंस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। तो बेसिकली आपने बताया कि मॉनेटरी वैल्यू उन सब चीज़ों की, गुड्स हो गए, सर्विसेज को, जो विद इन बाउंड्री ऑफ ए नेशन प्रोड्यूस किए जाएँ, उन्हें आप क्या कहेंगे? विद इन अ बाउंड्री ऑफ नेशन। जब विद इन बाउंड्री ऑफ नेशन की बात करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे सर? आंख बंद करके आंसर दे देंगे हमारे साथ सारे सर, उसे GDP कहेंगे, GDP कहेंगे, GDP कहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 24 आज की क्लास का, विच आर फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंसिडरिंग जीएनपी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसकी जरूरत आपको नहीं लगेगी जब आप जीएनपी के बारे में बात करेंगे। जीएनपी में बेसिकली इंक्लूड क्या नहीं है? परचेज ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन्स, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बोलिए सर में आप किसे इंक्लूड नहीं करेंगे? किसमें? आपने बोलना है सर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। जीएनपी में आप इनमें से किसे इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए जी, परचेज ऑफ गुड्स बाय फॉरेन बाय गवर्नमेंट ये तो इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाँ जी ये तो आ रहा है। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इस पर बच रहा है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन्स, इसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अच्छी बात है, इज नॉट रिक्वायर्ड। यही पूछा जा रहा है कि विच आर फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन्स आपको जरूरत नहीं लगेगी जब आप कैलकुलेट करने बैठेंगे जीएनपी। चलिए बोलिए सर यहाँ पर कि पर्सनल डिस्पोजल इनकम जो है ये किसके बराबर है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्या आपके पास पर्सनल इनकम माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस आ रहा है? क्या ये पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस आ रहा है? क्या आपके पास कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आ रहा है? बोथ पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस और कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग आ रहा है। यू हैव टू टेल अस व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली क्या है आपके पास? जो आपके पास पर्सनल इनकम आपके पास कितनी आ रही है, इसमें से आप डायरेक्ट टैक्स अगर माइनस कर देते हैं तो आप आंसर आप पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस और इसके साथ साथ कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है प्लस सेविंग आप इसमें इंक्लूड कर देंगे तो भी आप जो है मेरे दोस्त पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पर पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन 26, अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड डोमर मॉडल जो है आईडी मॉडल के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वारंटेड रेट जो है आपके पास ग्रोथ ये डिपेंड करती है, डिपेंडेंस ऑन विच आर फॉलोइंग ऑन गिवन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। किस पर डिपेंड करेगी? ग्रोथ रेट ऑफ लेबर फोर्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, सेविंग या इनकम रेशियो। तो बेसिकली आपके पास ये सेविंग और आपके पास जो कैपिटल आउटपुट रेशियो इसका रेशियो आ रहा है, तो आप जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ले सकते हैं जब हम बात करेंगे किसकी? हैरोल्ड डोमर मॉडल की। क्वेश्चन नंबर 27 बात हो रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनके बारे में गौर फरमाइए। द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैन बी लेसर देन और इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर सेम ईयर। बोल रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मेरे दोस्त ये कम हो सकती है या इक्वल हो सकता है जीडीपी के। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दूसरी बात बोली जा रही है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑलवेज लेसर देन इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द सेम ईयर। अब बोलिए इनमें से दो बातों में से कौन कौन सी बात जो है सही है? बोलिए जी, अच्छे से आप आंसर दे दीजिए इसका आंसर। देखिए पहली बात बोला जा रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपके पास देखिए अच्छे से बोला जा रहा है कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कम हो सकता है या इक्वल हो सकता है जीडीपी के। देखिए सर इतने अच्छे अभी हमारे वो तरक्की वहाँ पहुँची नहीं कि डिप्रिसिएशन को हम जीरो कर सके। डिप्रिसिएशन जीरो होगा तो ही तो मेरे दोस्त जो आपके पास, क्योंकि जीडीपी देखिए जीडीपी में जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी तो मेरे दोस्त आप जो है एनएलपी पर पहुंच जाएंगे। यहाँ देखिए बोला जा रहा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एनडीपी, जब आपके पास जीडीपी आ रहा है इसमें से जब आप डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो ही आप मेरे दोस्त नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर पहुँच रहा है। ये बोल रहा है कि एनडीपी जो है आपके पास ये लेस देन और इक्वल टू हो सकती है किसकी? जीडीपी के। इक्वल होने का सर बहुत कम चांस है, ना के बराबर है। क्यों सर? डिप्रिसिएशन को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन जीरो करना सर ऑलमोस्ट नामुमकिन हमारे पास है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। हाँ कम हो सकती है, लेकिन क्या ये बराबर इक्वल हो सकता है? सर नहीं हो सकता। दूसरे स्टेटमेंट की तरफ जाइए। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमी इज ऑलवेज लेसर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमेशा कम होता है? सर क्या कहाँ कम होगा? लाजमी तो नहीं है कि कम होगा, नहीं है ना, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोल रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमेशा कम होगा। तो ये लाजमी तो नहीं है। हो सकता है कि आपके पास जो चीज़ें जो आपके पास इनकम बाहर से आ रही है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू जो यहाँ से बाहर जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो जीएनपी है उस सूरत में जीडीपी से ज़्यादा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑलवेज लेसर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये बात भी गलत आ रही है। तो नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, जिस क्वेश्चन पर हमें लगेगा टाइम आपको देने की जरूरत है वहाँ हम रुकेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 27 विद रेफरेंस टू द करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट आपके पास दिया जा रहा है, इट इज रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट होल्ड इन द बैंक डिपॉजिट। दूसरा बोला जा रहा है कि जो आपके पास ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो आ रहा है एंड इंक्रीज इन द डिपॉजिट रेट इंक्रीज द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। बोलिए इनमें से कौन कौन सी बात जो है सच है? देखिए बेसिकली आपके पास पूछा जाएगा करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या है। आप बोलेंगे हाँ जी, बात जो पहली बात बोली है बिल्कुल 16 आने सच है कि ये रेशियो आ रहा है लिक्विडिटी को दर्शा रहा है। ये
कि आपके पास हाथ में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, वो उसका रेशो बता रहा है आपके पास। तो पहली बात तो बिल्कुल सच है। अब सीधी बात है, लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होती जाएगी उतनी ज़्यादा आपके मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा होता जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई जो है इट इज इक्वल टू 1/बाई कैश रिजर्व रेशो। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, जब आपके पास कैश इन हैंड ज़्यादा होगा, तो आपका ऑटोमेटिकली मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा। तो पहली बात भी सच आ रही है, दूसरी बात भी सच आ रही है। बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। क्वेश्चन 29, विच अमंग द फॉलोइंग वर्क पैटर्न इज नॉट कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। जब आप नेशनल इनकम इंक्लूड करेंगे, इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होगा? तो देखिए सर, ये क्वेश्चन जो है पहले एसएससी में कहीं पर आया था, जो तब आरआरबी में कहीं पर आप पूछ लिया है। तो देखिए, जो आपका हाउस होल्ड वर्क आ रहा है बाय वुमेन, ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। हु वॉज द फर्स्ट टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? क्या आपके पास VK रॉय आ रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल आ रहे हैं, दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं, या आपके पास प्रशांता चंद्रा PC महाबोलो जिसे आप कहते हैं? बोलिए जी। ग्रेट ग्रैंड मैन ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। तो कौन है वो आपके पास? वो मेरे दोस्त नन अदर दादा भाई नेहरू जी आ रहे हैं। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या लेंगे? दादा भाई नेहरू जी। कब किया था? 1800। बोलिए सर, कोई दोस्त इसका आंसर दे देंगे हमें। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू वेरियस मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी। अलग अलग मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी दिए जा रहे हैं, उनके बारे में गौर फरमाइए। पहला मॉडल सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में कुछ बातें बोली जा रही हैं। सोशल इकोनॉमी जो है ये काम करता है वेलफेयर ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो काम करता है जितने भी आपके पास अलग अलग सेक्शन है सोसाइटी, उनके वेलफेयर के लिए काम करना है। क्या ये बात सच है? दूसरी बात बोली जा रही है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है फोकस करता है ओनली ऑन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तीसरी बात बोली जा रही है कि इंडिया जो है सिंस इंडिपेंडेंस, आज़ादी से लेकर जो है हैज़ बीन ए हब ऑफ प्रैक्टिसिंग सोशलिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमी। कौन कौन सी बात जो है इसमें मेरे दोस्त सच है? देखिए, पहली बात जो बोली जा रही है कि सोशल इकोनॉमी जो है ऑल सेक्शंस ऑफ जो सोसाइटी उनके सोशल वेलफेयर पर जो है गौर फरमाता है। तो ये बात तो 16 आने सच है, तो पहला स्टेटमेंट सच आ गया। दूसरी बात बोली है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये फोकस करता है इकोनॉमिक वेलफेयर पर। अरे भाई, कैपिटलिस्ट का मकसद क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मकसद है सर जितना हो सके उतना सर प्रॉफिट मेकिंग, जितना ज़्यादा हमें पैसा मिलना चाहिए, जितना ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए उतना होना चाहिए। वेलफेयर की तो बात ही नहीं होती है कैपिटलिस्ट में। तो चलिए सर, सेकंड स्टेटमेंट कैंसिल आउट हो गया। तीसरी बात बोली जा रही है, देखिए अगर आप सेकंड कैंसिल करते हैं, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, आप 2 बच रहे हैं। तीसरी बात बोलिए कि इंडिया पहले से क्या ये आपके पास सोशलिस्ट है? नहीं जी सर, इंडिया पहले से क्या है, इंडिया ने हमेशा जो है मिक्सड इकोनॉमी की तरफ जो है अपना पक्ष रखा है। तो तीसरा भी गलत आ रहा है, ओनली 1 कौन सा आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। बात हो रही है कि आप बताएंगे कि द सिचुएशन वायर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल GDP फॉल्स शॉर्ट और पोटेंशियल GDP इज नोन एज। वो सिचुएशन जहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ रही है किसी रियल GDP की, ये कम आ रहा है, शॉर्ट फॉल कर रहा है किससे? पोटेंशियल GDP से। उसे आप क्या कहेंगे? रिसेशन गैप कहेंगे, इन्फ्लेशन गैप कहेंगे, डिमांड साइड इन्फ्लेशन कहेंगे, या आपके पास सप्लाई साइड इन्फ्लेशन कहेंगे? क्योंकि ये कम आ रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है आप रिसेशन की तरफ जाएंगे। रिसेशन गैप जो है इसका सही आंसर आप ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 33 बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। बोलिए सर, उम्मीद करेंगे चीज़ें जो हैं आप इस तरह से समझ रहे होंगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें सीख रहे होंगे। और आप जो है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे क्या इस तरह से क्लास लेने आपको अच्छा लग रहा है, तो हम इसी तरह से आपके पास फिर जुड़ा करेंगे। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज कंप्यूटेड एंड पब्लिश्ड बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए बेसिस ऑफ। ठीक है जी, डेली बेसिस पर होता है, मंथली बेसिस पर होता है, हाफ ईयरली बेसिस पर, क्वार्टरली या ईयरली। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है कंप्यूट किया जाता है और पब्लिश किया जाता है। सबसे पहली बात है, अक्सर एग्जाम से किसी पूछा जाता है ये कौन पब्लिश करता है, तो आप CSO का नाम याद रखेंगे, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम में भी इनका योगदान आता है। ठीक है जी, तो कब ये करते हैं सर? ऑन द बेसिस ऑफ ये मंथली बेसिस पर ये डेटा जो है आपके पास फराहम किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर। क्वेश्चन 34 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। पूछा जा रहा है कि विच आर द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। नेशनल इनकम को डिटरमाइन करने के लिए इनमें से कौन सा एक मेथड नहीं है? तो 3 मेथड आपने हमारे साथ पढ़ ही लिए। एक तो इनकम मेथड पढ़ लिया आपने, एक्सपेंडिचर का मेथड पढ़ लिया, और तीसरा क्या पढ़ लिया सर? वैल्यू एडेड मेथड पढ़ लिया, प्रोडक्शन का मेथड पढ़ लिया। आप बताइए सर इनमें से कौन कौन सा है? प्रोडक्शन मेथड सर इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? बोलिए मेरे दोस्त, होता है सर, होता है। इनकम मेथड इंक्लूड होता है सर, होता है। कंजप्शन मेथड जिसे आप एक्सपेंसिव मेथड कह दिया, तो करेक्ट आंसर क्या बच रहा है? ऑप्शन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट मेथड जो है इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कोई भी मेथड इस्तेमाल करें, GDP की वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द इनकम लेफ्ट विद पीपल आफ्टर पेमेंट ऑफ पर्सनल डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, पर्सनल डायरेक्ट टैक्स आपने पे कर दिया, जो इनकम लोगों के पास रह जाती है उसे क्या कहेंगे? क्या पर्सनल इनकम कहेंगे,
क्या एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहेंगे, डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे? तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप हमारे साथ पीछे, जब हमने डिस्पोजेबल इनकम के बारे में पढ़ा, 2 फार्मूले हमने आपको दे दिए थे, वो आपने याद रख लिए होंगे। चीज़ों को पढ़ना है, साथ साथ मेमोराइज करना है, सीखना है, और एग्जामिनेशन पॉइंट पर आप व्यू से जो है चीज़ें समझनी है कि क्या क्या पूछा जा सकता है। यही सर क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। द कंट्री विदाउट इनकम टैक्सेस, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जहां इनकम टैक्स नहीं है? नेपाल, कुवैत, बर्मा, सिंगापुर। तो कौन सी कंट्री आप लेंगे? सर यूएई जो है आप याद रखते हैं, सर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इसमें ही आप जो है कुवैत का नाम भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हेन द जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ए फिक्स्ड प्राइस इन ए बेस ईयर इट इज़ नोन एज। ठीक है जी, जब आप फिक्स्ड जो आपके पास बेस प्राइस है उस हिसाब से जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? नॉमिनल जीडीपी कहेंगे, रियल जीडीपी कहेंगे, या आपके पास नॉमिनल जीएनपी कहेंगे, जीएनपी या फैक्टर कॉस्ट कहेंगे? बोलिए मेरे दोस्त, उसे आप कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब आप किसी फिक्स बेस ईयर पर निकालेंगे उसे आप रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? रियल जीडीपी। और जो आपके पास जीडीपी, ये जो रियल और नॉमिनल है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहता है? डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, वो भी याद रखेंगे आप। जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। इनमें से किसकी वैल्यू सर जो है जीडीपी आती है एक गिवन ईयर में? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज उसकी आ रही है, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, ऑल द इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बोलिए सर जीडीपी है तो है क्या सर? तो जीडीपी क्या है सर? इट्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ ए नेशन। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर 2 जो है 38 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। 50 क्वेश्चन सर आज की क्लास में आपके साथ करेंगे, 50 क्वेश्चन बराबर, जुड़े रहिए। व्हाट वाज द बेस ईयर फॉर द फर्स्ट एवर ऑफिशियल एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम ऑफ इंडिया? जो पहला नेशनल इनकम ऑफ इंडिया निकाला था, इसका एस्टिमेट किया गया था, वो आपने बताना कि बेस ईयर उसका क्या रखा गया था? 1948 to 49, 49 to 50, 51 to 52, 52 to 53। ठीक है जी, अगर आपको याद होगा कि हमने नेशनल इनकम के लिए कमेटी बनाई थी, एनआईसी जिसे आप कहते हैं, 1949 में ये कमेटी बनी थी, जो आपके पास महाबुलंद साहब थे, इसके चेयरमैन रखे गए थे, राव साहब हो गए, जो गैडजियल जी हो गए, इसके साथ साथ सहयोगी थे इसके मेंबर से। ये आप चीज़ें याद रखेंगे। तो इसके लिए जो बेस ईयर हमने रखा था वो 1948 से लेकर 1949 रखा था पहली बार। एंड इंक्रीज इन द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी इज एन इंडिकेटर ऑफ विच आर फॉलोइंग। अगर जीडीपी में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है, वो इंडिकेशन आ रहा है, किसका इंडिकेशन आ रहा है मेरे दोस्त? क्या आपके पास सोशल वेलफेयर का इंडिकेशन आ जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेशन आ जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आ जाएगा, सेल्फ रिलायंस का आ जाएगा? अगर सीधे सिंपल अगर आप देखेंगे जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है, तो सीधा हम मान लेंगे कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो है किसी नेशन की हो रही है। हाउ इज एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री कैलकुलेटेड? एवरेज इनकम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर सिंपल, अगर कोई भी किसी चीज़ का एवरेज आप निकालना होगा, आप क्या लेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप करते हैं एवरेज में, आपने मैथ हमारे से बड़े बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के एस्पायरेंट हैं तो आपको बताते चलें कि एफए के लिए हमने ईच एंड एवरी मैथमेटिक्स का हो गए, स्टैटिस्टिक्स हो गए, सारे टॉपिक आपको पढ़ाए हुए हैं। जिन दोस्तों ने नहीं देखे उनसे भी गुजारिश करिए। और रिसेंटली हमने एक सीरीज भी चलाई हुई है वन शॉट की, कल की क्लास अगर आपने देखी होगी, 1-2 दिन पहले से हमने रिलेशन के लिए एक वन शॉट लाया है, सेट्स के लिए वन शॉट लाया है, आपके लिए फंक्शंस के लिए वाला है, वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ आप बताएंगे कि एवरेज इनकम क्या है। एवरेज इनकम क्या है सर? आप बोलेंगे सर टोटल इनकम कितनी आ रही है देश में डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है उस देश की। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सीधा आपको आंसर दिखाई दे रहा है, टोटल इनकम ऑफ ए कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्वेश्चन 42 आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जितने साथी जुड़ रहे हैं उन सब दोस्तों का जो है वेलकम कर रहे हैं। विच आर फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज मोर इफेक्टिव व्हेन कंपेयरिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज? ठीक है जी, 2 कंट्रीज़ के बीच में आप कंपेयर करेंगे, तो मेन कंपेयर करने के लिए किस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं? बहुत बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, सर हमारे देश का जीडीपी इतना है और चाइना का जीडीपी इतना है। चलिए सर लिख के दे दीजिए आप हमें, जीडीपी इंडिया का कितना है, चाइना का कितना है, और आपके पास किसके लिए बात करेंगे सर? यूएसए का। इन तीनों का तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बता के देंगे, कमेंट सेक्शन में। तो किसके लिए हम क्या मेजर करते हैं सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इससे हम कंपेयर करेंगे देशों को। विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी स्टेटमेंट जो है आपके मेरे दोस्त बताइए करेक्ट है? एनएनपी जो है ये आपके पास जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन आ रहा है। एनएनपी जो है ये आपके पास जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड माइनस डिप्रिसिएशन आ रहा है। बोथ 1 and 2 या नन ऑफ दीज? देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सच है सर। दूसरी बात बोलो जी एनएनपी जो है आपके पास जीडीपी कितना आ रहा है, प्लस में जब आप नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम एब्रोड ले लेंगे तो आप जीएनपी पर पहुंच जाएंगे। इसमें से जब आप डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो दूसरा ऑप्शन भी सच आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। क्वेश्चन 44, विच आर फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। बोलिए सर इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप मानेंगे, विच आर फॉलोइंग इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। क्या आप उसे डिस्पोजेबल इनकम कहेंगे, नेशनल इनकम कहेंगे, प्राइवेट इनकम या पर्सनल इनकम? तो मेरे दोस्त अगर आपने लेना ही है तो नेशनल इनकम हुई कोई आप इंक्लूड करेंगे। विच आर फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट में से क्या चीज़ जो है इंक्लूड नहीं की जाती है एनएनपी में, इंटरेस्ट, रेंट, प्रोडक्ट या डिप्रिसिएशन? तो आपने पढ़ लिया एनएनपी में, क्योंकि आप जीएनपी आपके पास आ जाए उसमें से आप माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन तो ही आप एनएनपी पर पहुंच जाएंगे, तो डिप्रिसिएशन को आप इसमें ले लेंगे। क्वेश्चन 46 आपके स्क्रीन के ऊपर, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर उसे आप क्या कहते हैं या किस तरह से, क्योंकि एनएनपी या फैक्टर कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपका नेशनल इनकम कहलाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। गांठ मान के याद रख लीजिए कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। फैक्टर कॉस्ट को आपको पता है सर, ये फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद आप जब प्रोडक्शन की इसमें चीज़ें ले लेंगे तो उसमें आप कहाँ पर पहुँचेंगे सर, आप बेस प्राइस पर पहुँच जाएंगे। जब प्रोडक्ट के भी टैक्स वगैरह ले लेंगे तो आप जो है मार्केट प्राइस पर पहुँच जाते हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ी है हमारे साथ। यहाँ फिलहाल आप बताएंगे कि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर किसके बराबर है। पढ़ लिया हमारे साथ, आपने बड़े बेहतरीन तरीके से सीख लिया चीज़ों को। आपने पढ़ा था हमारे साथ सर, आपने पढ़ाया था एनएनपी जो आप हमने निकालते हैं सर मार्केट प्राइस पर, आपने निकाला था मार्केट प्राइस पर निकाला था, ठीक है जी, मार्केट प्राइस आपने निकाल दिया था। उसके बाद आपने क्या किया था इसमें आपने जो इंडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको माइनस किया था, प्लस आपने सब्सिडीज़ को किया था। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब भी होता है सर इंडायरेक्ट टैक्सेस प्लस टाइम सब्सिडीज। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है जी। तो इंडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस पूछे जाएगा वो किसके बराबर है, इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये हम कह रहे हैं, ये मेरे दोस्त ये समझिए, नेट एनएनपी जो आपके पास आता है सर किसका, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये किसके बराबर आता है सर, एनएनपी एट मार्केट प्राइस आपने कितना निकाल दिया माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये आपके पास होते हैं सर कितने इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, माइनस टाइम सब्सिडीज। जब आप लिखेंगे माइनस टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस टाइम सब्सिडीज माइनस में प्लस हो जाएगा, तो वहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस टाइम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस टाइम सब्सिडीज, ठीक है जी, ये आप ले लेंगे। क्वेश्चन अगला आपके पास इस तरह से आ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेप इज मोस्ट लाइकली टू बी हैपन एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन किसी कंट्री में इकोनॉमी इन्फ्लेशन हो रही है तो इनमें से क्या चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। वैल्यू जो है मनी की ड्यूरिंग इन्फ्लेशन इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी वैल्यू की, पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है मनी की इन्फ्लेशन के दौरान वो इंक्रीज हो जाएगी, जो इट इंक्रीज द परचेज पावर ऑफ द हाउस होल्डर्स, या डिक्रीज करेगा पावर आपके पास प्रॉफिट ऑफ द परचेजेस। तो एम वी इज इक्वल टू पी टी, ये थ्योरी भी हमने आपको पढ़ाई है। जिन दोस्तों ने हमारे साथ देखे हैं चीज़ें तो वो आप समझ रहे होंगे। ये चीज़ें कहाँ पढ़ाई हैं, अगर आपको याद हो JSA के हमने सर लगभग 200 क्वेश्चन किए हैं। जिन दोस्तों ने देखे हैं वो जानते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वैल्यू ऑफ जो मनी है वो इन्फ्लेशन के दौरान कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन एज इनकम चेंजेस, सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम, आपके पास कंजप्शन पर यूनिट ऑफ इनकम, चेंज इन सेविंग पर यूनिट चेंज इन इनकम। तो एमपीसी अगर आपसे पूछा जाता है तो एमपीसी का आंसर आप क्या देंगे मेरे दोस्त, एमपीसी नथिंग बट इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन एज इनकम चेंजेस, इनका ही रेशियो आता है। तो आप जो है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर लेंगे। क्वेश्चन 49, द प्रॉफिट ऑफ ए फिल्म इज द रेवेन्यू अर्नड एंड टोटल कॉस्ट इनक्योर्ड। इन दोनों के बीच में क्या है सर, प्रॉफिट जो है रेवेन्यू और कॉस्ट इनक्योर्ड, इन दोनों के बीच में क्या है, क्या ये इन दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है, डिफरेंस आ रही है, एडिशन आ रहा है या डिवीजन आ रहा है। अगर आप अकाउंटेंसी फाइनेंस के आप एस्पायरेंट हैं तो बड़े बेहतरीन तरीके से आप जो है अकाउंटेंसी में भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये डिफरेंस आता है सर, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू अर्नड एंड द टोटल कॉस्ट इनक्योर्ड। क्वेश्चन 50, चलिए जी, विच आर द फॉलोइंग इज द कॉस्ट इज द करेक्ट शॉर्ट फॉर्म ऑफ CPI। आप बताइए CPI किसका शॉर्ट फॉर्म है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंटरेस्ट, कस्टमर प्राइस इंडेक्स या कस्टमरी प्राइस इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है जी। ये कौन देता है, ये भी आप अगर कोई साथी बताना चाहे तो वो बता सकता है सर। तो ये सर हमने आज की क्लास में 50 क्वेश्चन किए, अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ये डिपेंड करेगा कि इस क्लास में आपका जो है रिस्पॉन्स कैसा बना रहेगा। उम्मीद करेंगे
कि इस तरह के आप जो है चीज़ों को और बेहतर तरीके से सीखेंगे। आप बताएंगे क्या इस तरह से आपको जो है कोई रिवीजन ऐसा चाहिए या आपको और एलाबोरेट करके ऑप्शन को चाहिए, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि और एलाबोरेट करके हम जो है ऑप्शन को आपको पढ़ाएं, चाहे फिर क्वेश्चन हम जो है 30-35 ही करें, लेकिन और एलाबोरेशन के साथ चाहिए आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। या इसी तरह से अगर आप इसी रिदम में इसी स्पीड से आप चलना चाहेंगे तो आप हमें बता सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि बड़े बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में आपने चीज़ों को सीखा होगा। गुजारिश करेंगे आप दोस्तों से, देखिए आप दोस्तों के लिए सर ये सीरीज ला रहे हैं, मैथमेटिक्स की हो गई, स्टैटिस्टिक्स की हो गई, हर एक के लिए आपके साथ जो है बने रहे हुए हैं। आप दोस्तों से भी उम्मीद करेंगे कि आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए दोस्तों के साथ चीज़ों को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी किया कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।